Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti from Stars Academy Lahore Head Office Jordan. Students, हम आज स्टार्ट करेंगे मोशन एंड फोर्स को फर्दर। कल हम लोगों ने डिटेल्ड बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे अबाउट स्पीड, वेलोसिटी, और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे स्पीड की टाइप्स को। अच्छा बच्चों, अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है ना तो काइंडली आपने अपना माइक म्यूट कर देना है, ठीक है, ताकि क्लास की जो बाकी बच्चे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो बेटा हम बात करेंगे मोशन एंड फोर्स, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इसमें आज डिस्कस करेंगे स्पीड को, वेलोसिटी को, और साथ ही हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के मुतालिक। तो चलिए हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अगर तो स्पीड की स्टूडेंट्स बात की जाए ना, तो हम लोगों ने बहुत बेसिक वे में एक बात डिस्कस की होती है कि अगर तो हम डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से चेक करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, या हम इसे कह देते हैं कि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड को हम कह देते हैं स्पीड, अगर तो डिस्टेंस के लिहाज से बात की जाएगी। अच्छा, अगर हम यही टाइम रेट डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में कर देंगे तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर बेटा यहाँ बात की जाएगी फार्मूला की तो v आ जाएगा s बाई टी, जबकि वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाई टी। फर्दर अगर देखें तो यूनिट्स ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड एंड इट्स नेचर इज टेकन एज स्केलर, पर in terms of velocity unit is meter per second and nature of velocity is vector। अब जानते हैं क्योंकि velocity वेक्टर है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। स्टूडेंट्स आप एक बात हम ध्यान में सेव कर लेंगे, और वो बात ये है कि जब भी किसी फार्मूला में आगे वेक्टर आएगा ना तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा, बशर्त ये कि आगे डॉट प्रोडक्ट ना हो, तब आंसर स्केलर आ सकता है, वरना हमेशा आंसर वेक्टर ही आएगा। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इन्हीं फार्मूलाज में जरा नोट कीजिएगा, जहां पे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है वहीं पे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी होती है। मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी के फार्मूला में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो अलोंग डिस्प्लेसमेंट। अब जरा फर्दर नोट कीजिएगा, हमारे पास ये आ गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर तो हम बात करते हैं स्पीड की टर्म्स में तो याद रखिएगा कि स्पीड क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड हमेशा सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, जबकि अगर तो वेलोसिटी की स्टूडेंट्स बात की जाए तो इसमें केस कुछ चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक मूविंग बॉडी के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, एक मूविंग बॉडी के लिए वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकती है, जबकि मूविंग बॉडी के लिए वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। और स्टूडेंट्स वो किस तरह से, फर्स्ट कीजिए कि अगर तो एक बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से अवे मूव करना चाह रही है, वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर यही बॉडी दोबारा मूव करे टूवर्ड्स इनिशियल पॉइंट, वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव। और अगर इसी पॉइंट से शुरू होके बॉडी दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज 0, जिसकी वजह से वेलोसिटी विल बी 0। अगर हम फर्दर स्टूडेंट्स बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि लीनियर मोशन में, हम लोगों ने ये बात डिस्कस कल भी की थी कि लीनियर मोशन में जो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है लीनियर मोशन में, वो ही हमारे पास एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक की डिस्प्ले वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। स्टूडेंट्स लीनियर मोशन में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वही
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होती है। क्योंकि एस और डी दोनों सेम हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोशन के अंदर जो स्पीड की मैग्नीट्यूड होती है वो इक्वल होती है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के। जबकि बिल्कुल सेम ऐसा केस स्टूडेंट्स कर्व्ड पाथ में नहीं होता। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, दिस इज अ पॉइंट बी, तो कर्व्ड पाथ में डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा होती है। अब क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, एस की वैल्यू हमारे पास डी की मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो फिर लाजमन सी बात है कि जो स्पीड की मैग्नीट्यूड होगी वो भी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से। तो अगर तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स एमसीक्यू पूछा जाए, फर्ज कीजिए हमसे पूछा ही जाता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड टू वेलोसिटी, स्पीड टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहां पर अल्फा ऑप्शन आ जाता है इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1, और डेल्टा में कहा जाता है मोर देन और इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं कि स्पीड वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकता है और स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा भी हो सकती है मैग्नीट्यूड वाइज, अगर कर्व्ड पाथ हो तो यहाँ तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। तो फिर इन सारों में से अगर देखा जाए तो डेल्टा इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज। अब हम बात करते हैं फर्दर टाइप्स ऑफ स्पीड्स की। अब ये ना हमारे पास मेन हमारा आज का टॉपिक है। हम थोड़ा साथ में बात करेंगे फॉरी जनरल टाइप्स की। जैसे कि स्टूडेंट्स हम बात कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया होता है पहले भी वेरिएबल स्पीड, आपने साथ ही डिस्कस किया होता है एवरेज स्पीड को भी। फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी डिस्कस किया जा सकता है, रिलेटिव स्पीड को भी, और एट द एंड स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल स्पीड को। हम इन स्पीड्स की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड कब हो सकती है, हमने बहुत बेसिक फॉर्म में डिस्कस किया होता है कि अगर तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि अगर बॉडी एक ही पेस से मूव कर रही है तो इसी को यूनिफॉर्म स्पीड या फिर हम इसको कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। अगर तो हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा केस है जहां पर अनइक्वल डिस्टेंस तय हो जाता है, किस में, इक्वल टाइम में। ये तब हो सकता है अगर तो हम एक स्पेसिफिक पेस से चल रहे हो फिर हम अपनी स्पीड को तेज कर दें, मतलब हम ज्यादा डिस्टेंस तय करना शुरू कर दें इन अ स्मॉलर टाइम। अगर एक पर्सन वॉक कर रहा है तो वॉक करते करते वो भागना शुरू कर दे, तो उस दौरान में वो उसी स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा डिस्टेंस तय कर रहा होगा और फिर वो स्लो डाउन होके बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दे। तो क्योंकि पहले डिस्टेंस नॉर्मल तय हो रहा था, फिर ज्यादा, दोबारा कम, अगर अनइक्वल डिस्टेंस तय होता है इक्वल टाइम में तो हम इसको वेरिएबल स्पीड की टर्म्स में लेते हैं। अब दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, नाम बता रहा है कि हमने स्पेसिफिक इंस्टेंट पर बात करनी होगी। इसका मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे। जैसे कि अगर मैं एक वक्त में कहूं कि बताएं इस मोमेंट पर स्पीड क्या होगी, तो मेरे कहने में और उस मोमेंट में कोई चेंज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। अब चेंज ऑफ टाइम आमतौर पे कैसे आता है, ऐसे फर्ज करें अगर आप एक कार पे जा रहे हैं और आप एकदम सडनली ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं, तो ब्रेक को अप्लाई करने पर कार फौरी स्टॉप नहीं कर जाती, कार के रुकने में खास टाइम भी तो लगता है। तो आपके ब्रेक अप्लाई करने में और कार के स्टॉप करने में एक खास जो टाइम यूटिलाइज हुआ वो चेंज इन टाइम था।
हमने अब कहा कि चेंज इन टाइम नहीं होना चाहिए। हमारे पास कंडीशन ये है कि चेंज इन टाइम अप्रोच करे जीरो को। जिस लम्हे काम कहें उसी लम्हे काम होना भी चाहिए। अब इसके लिए हम इसी फार्मूला के अंदर एक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं, लिमिट, कंडीशन लगा देते हैं कि चेंज इन टाइम जीरो है। कंडीशन अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल यही फार्मूला किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आ जाएगा। पहले हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव, मतलब किसी बॉडी के लिहाज से अनदर बॉडी की बात करना। तो याद रखिएगा कि इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ v1 एंड v2, अगर दो बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं स्पीड से, तो स्टूडेंट्स इस केस में हमेशा स्पीड का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है मोशन का, वो कम हो जाता है। जैसे कि हम फर्स्ट कर लेते हैं कि आप और आपके साथ आपके फादर मूव कर रहे हैं एक कार में। अब अगर तो कार की स्पीड 60 है तो लाजमन सी बात है कि जो फादर ड्राइव कर रहे हैं उनकी स्पीड भी 60 होगी, क्योंकि ही इज प्रेजेंट इन द कार, और क्योंकि आप भी कार में हैं तो आपकी स्पीड भी 60 होगी। अच्छा, अब एक थर्ड पर्सन के लिहाज से कार, आपके फादर और आप तीनों मूव कर रहे हैं, लेकिन आपके लिहाज से आपके फादर मूव नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि ही इज एट रेस्ट, और वो रेस्ट पर हैं भी, लेकिन आपके लिहाज से रिलेटिवली, क्योंकि इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर दो कार्स साथ साथ जा रही हैं, एक की स्पीड 60 है और एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और 80 वाली कार 60 वाली स्पीड को क्रॉस ओवरटेक करना चाहती है, तो वो 80 से ओवरटेक नहीं करेगी, क्योंकि 80 में से 60 तो यूज कर लिया उसके बराबर आने में, वो उसको ओवरटेक करेगी रिमेनिंग 20 की स्पीड से। तो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो इफेक्ट ऑफ मोशन कम हो जाता है, और इस केस में रिलेटिव स्पीड आ जाती है हमारे पास v1 माइनस v2। अब फर्ज कर लीजिए कि यही दो ऑब्जेक्ट्स जो पहले डायरेक्शन एक में ही मूव कर रहे थे, अब दीज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब इस केस में इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, और हमारे पास वो फॉर्म बन जाएगी, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा ना हो, अगर मेरे पास दो बॉडीज ना तो मूव करें पैरेलल और ना मूव करें एंटी पैरेलल, बल्कि ये दो ऑब्जेक्ट मूव करें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल इस तरह से, तो फिर इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे हम इस केस में कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सर, ये सारे फार्मूलाज हम जनरेट कहां से कर रहे हैं? तो एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, नोट कीजिएगा, v रिलेटिव इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है क्योंकि रिलेटिव वे में बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज में जब एंगल पुट करते रहेंगे, जब cos 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, वो बन जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कटने के बाद बाकी आ जाएगा v1 माइनस v2। जब हम इस केस में एंगल 180 पुट करेंगे तो वो होता है -1, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, वो आ जाएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। जी बेटा, अभी आते हैं इस पे, अभी बिल्कुल आते हैं इस पे। माइक जरा बेटा प्लीज बंद कर दें। तो आ जाएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, कटने के बाद बेटा बाकी बात देगा v1 प्लस v2। अब बात आ गई जहां पर एंगल 90 होता है, बेटा जरा यहाँ पर एंगल 90 पुट करें, cos 90 बिकम्स 0, ये सारा फैक्टर बेटा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो जब भी टू बॉडीज आर मूविंग नॉर्मल टू ईच अदर, तो उनमें रिलेटिव स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला,
क्योंकि बेटा यहाँ पर हमने एंगल 90 किया था, तो बाकी ये वाली फॉर्म बची। ठीक है, अब यहां से ना बहुत आसान आसान एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जरा नोट कीजिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन ये कहा जाता है कि टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 175 मीटर are approaching each other with speed of 20 and 15 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दोबारा सुनिएगा, टू ट्रेन्स of length 175 meter each are approaching each other with speed 20 and 15 meter per second respectively। बताइए, how much time is required to cross the trains, कितनी देर में ट्रेन्स आपस में क्रॉस कर लें एक दूसरे को। हमें यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, अल्फा ऑप्शन इज 5 सेकेंड, बीटा ऑप्शन इज 7 सेकेंड, चार्ली ऑप्शन इज 8 सेकेंड, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 10 सेकेंड। अब जरा नोट कीजिएगा बेटा, क्रॉसिंग तब पॉसिबल होती है अगर दो ट्रेन यूं आ रही हैं, अब ये इसके बिल्कुल बराबर आ गई तो ये क्रॉसिंग नहीं है। अब लेकिन बराबर आने के लिए उसने कवर किया 175 मीटर, अब अनदर 175 मीटर कुछ यूं जाएगा, तो नाउ द ट्रेन्स हैव क्रॉस्ड ईच अदर। सो 175 प्लस 175 यानी कि लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स तो कितना बड़ा हो जाएगा, 350 मीटर। अब जरा नोट करें बेटा, आपने सिंपल सा फार्मूला पढ़ा होता है, S इज इक्वल टू वी टी, जो कि बन जाएगा T इज इक्वल टू S बाई वी। बस फर्क ये है, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा टोटल डिस्टेंस, जबकि स्पीड आएगी रिलेटिव स्पीड। टोटल डिस्टेंस इज 175 प्लस 175 विच इज इक्वल टू 350। अब क्योंकि टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, बेटा यहाँ पर तो आपको स्पीड को ऐड करना चाहिए, तो 20 प्लस 15 इज 35 मीटर पर सेकेंड। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10 सेकेंड, जिसके मुताबिक डेल्टा इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। बेटा यहाँ पर ना एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इस केस में से, और फिर एक मुझे आप सॉल्व करके बताएंगे। ऐसा स्टार्ट दोबारा करते हैं हम। यहाँ पर हमने कहा कि अब एक ट्रेन है और साथ एक बर्ड इन्वॉल्व है। जैसे नोट कीजिएगा, अ ट्रेन is moving towards right with speed of 10 meter per second. Length of train is 90 meter and a bird is flying over a train in opposite direction with speed of 5 meters per second. बताइए, in how much time bird will cross the train, कितनी देर में बर्ड ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। यहाँ पर अल्फा ऑप्शन आ गया 5 सेकेंड, बीटा ऑप्शन आ गया 6 सेकेंड, चार्ली ऑप्शन इज 7 सेकेंड, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 8 सेकेंड। तो बताइए वाला केस यहाँ पर क्या हो सकता है। अब सिंपल देखें, हमारे पास लेंथ गिवन है, बर्ड की तो अपनी लेंथ बहुत ही कम होगी, हम उसको सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो फिर यहाँ पर हमें इनकी स्पीड तो ऐड करनी पड़ेंगी। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15। हमारे पास कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। हमने कहा T इज इक्वल टू S बाई वी आता था, बिल्कुल इसकी तरह। अब S कितना है, लेंथ 90। जब स्पीड्स ऐड करेंगे, क्योंकि वो आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो 10 प्लस 5 बिकम्स 15। बेटा हम ये बात जानते हैं कि 19 बाई 15 इज इक्वल टू 6 आता है। सो आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू इज 6 सेकेंड। अब देखिए, मैंने आपको तो एमसीक्यू सॉल्व करके दिखा दिए, एक इन द केस ऑफ ट्रेन
और एक इन द केस ऑफ ट्रेन एंड बर्ड। फर्ज कर लीजिए मेरे पास एक ऐसा और केस है। अब इसका आंसर ना मुझे आप बताएंगे। हमारे पास एक ऐसा और केस है, इसे मैं कुछ यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं कि एक ट्रेन है, दिस ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स राइट with speed of 15 मीटर पर सेकेंड, the length of train is 90 मीटर। और एक बर्ड, यहां पे बर्ड है which is also moving towards right with speed of 5 मीटर पर सेकेंड। आप बताएं कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड या 12 सेकेंड? अब देखिए आपने ना फौरी कहा कि सर 9 सेकेंड, क्योंकि आपने ये सोचा कि हमारे पास टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम हो बेटा, हमने माइनस करना होता है। आपने कहा 15 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमें सर ने फार्मूला बता दिया है, सर ने कह दिया है कि T इज इक्वल टू एस बाई वी होता है। ऐसे 90 हो गया, स्पीड 15 माइनस 5 10 आ गई। बेटा आपने से किया कट, आपने कहा सर जी आंसर 9 सेकेंड है, और सर ने कहा कि बेटा ये गलत है। द रीजन इज, बेटा याद रखें फिजिक्स सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ फार्मूलाज नहीं होती। फिजिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है। आपने पहले सवाल को समझना है, फिर उसका आंसर करना है ना। बेटा एक ट्रेन 15 की स्पीड से जा रही है, पीछे बर्ड 5 की स्पीड से है। बेटा क्या बर्ड 5 की स्पीड से ट्रेन क्रॉस कर सकता है? बेटा कर ही नहीं सकता ट्रेन क्रॉस, बर्ड की स्पीड ही कम है। तो ये बस आपको चेक करने के लिए था कि आप क्या वाकईतन सोचते भी हैं या आप सिर्फ अप्लाई कर देते हैं फार्मूलाज को। तो बेटा आपने फार्मूला अप्लाई नहीं करना पड़े, देखना भी आपने केस को। बेटा बर्ड की स्पीड ट्रेन की स्पीड से कम है, बर्ड कैन नेवर क्रॉस द ट्रेन। तो याद रखेंगे कि हम क्रॉसिंग वाले फार्मूलाज या फिर ये क्वेश्चंस तब देखेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जहां पर वो अप्रोच कर रहे हों एक दूसरे को। और जहां पर ऐसा केस आ जाए तो पहले आपने ये भी देखना है कि क्रॉस करना पॉसिबल भी है कि नहीं है। डायरेक्ट आपने अप्लाई नहीं कर देना फार्मूला। बेटा ये बात सबको समझ आ गई? आप में से कोई इशू तो नहीं है इसमें? चलें शाबाश, आगे चलते हैं। क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी? इसे बेटा हमने क्यों पढ़ना है? एक क्वेश्चन बेटा आपके लास्ट ईयर में आ चुका है इस टाइप ऑफ स्पीड से। पहले पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। हम फर्ज करते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। जैसे ही ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड क्या होती है ड्रॉप में बेटा? 0 होती है। अब एफ डी ड्रैग फोर्स, जो कि ऑपोजिशनल फोर्स होती है, मीडियम में पास करने की वजह से ऑब्जेक्ट को फेस करनी पड़ती है। बेटा उसका फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। बेटा जब वी आई 0 होगा तो फिर एफ डी भी क्या हो जाएगा बेटा जी? 0 हो जाएगा। लेकिन ड्रॉप करने पर बेटा इस ऑब्जेक्ट का वेट तो मौजूद है ना, एम जी वेट तो मौजूद है, ड्रैग फोर्स नहीं थी बेटा। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता बॉडी मूव करती रहेगी, बॉडी की वेलोसिटी, हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, फिर उसका वेट mg होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और बेटा जब आपने एक बॉल को यूं जब ड्रॉप कर दिया ना, तो ड्रॉप करने पर उसके पास इनिशियल स्पीड तो नहीं होती। अगर इनिशियल स्पीड ही नहीं है बेटा जी, ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। अगर स्पीड नहीं है तो ड्रैग फोर्स भी सिंपल सी बात है नहीं होगी। अब ड्रॉप करने पर कोई भी ड्रैग फोर्स मौजूद इनिशियली नहीं थी। ड्रैग फोर्स क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम में से पास करता है तो मीडियम एक ऑपोजिशनल फोर्स लगाता है, हम उसको ड्रैग फोर्स कह देते हैं। अब देखें ड्रॉप करने पर तो ड्रैग फोर्स नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बॉडी आहिस्ता आहिस्ता नीचे फॉल करेगी
तो बेटा ड्रैग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती रहेगी और वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता बेटा जी इंक्रीज होती रहेगी। और जब ऐसा मोमेंट आ जाएगा जहां पे ड्रैग फोर्स कैंसल कर देगी वेट को इक्वल आके, तो फिर यही ऑब्जेक्ट जिस पर नेट फोर्स क्या हो गई है, जीरो हो गई है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो फिर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। दैट कांस्टेंट स्पीड इज एक्चुअली कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी या फिर टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, नहीं होता, जीरो होता है। उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही होती है, बैलेंस हो जाती है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही होती। टर्मिनल स्पीड अचीव कब होती है, जब ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट आ जाती है। अब बेटा लास्ट ईयर ना एक क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन ये था कि हमने एक कॉइन को फॉल करवा दिया है एक सर्टन हाइट से। A coin is falling from a certain height से फॉल कर रहा है, लेकिन it couldn't achieve terminal velocity, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी अचीव नहीं कर सका। बताएं इसकी वजह क्या होगी। बेटा जी अल्फा है कि क्वाइन वाज हैवी वेट, इसका वेट बहुत ज्यादा था, हैवी वेट, क्वाइन का बेटा जी वेट बहुत ज्यादा था। सेकंड ऑप्शन है क्वाइन इज लाइट वेट, इसका वेट बहुत कम है। चार्ली ऑप्शन है नो डिपेंडेंस ऑन वेट, कोई डिपेंडेंस वेट के ऊपर नहीं है। डेल्टा बेटा जी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब ना बड़ी सिंपल सी बात सुने बेटा, टर्मिनल स्पीड को अचीव करने के लिए ये लाजमन होता है कि ड्रैग फोर्स को वेट के इक्वल आना चाहिए। जब तक ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट नहीं ना आती, हम वी टी अचीव नहीं कर सकते। अब क्वाइन को हमने ड्रॉप किया, क्वाइन जाके नीचे सरफेस को टच भी कर गया, लेकिन टर्मिनल अचीव भी नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, ड्रैग फोर्स तो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब क्वाइन नीचे आएगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी, लेकिन इसे कैंसिल फिर भी नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होगा। जब तक वेट ज्यादा है तब तक, जब तक उनमें डिफरेंस खत्म नहीं होता, हम तब तक वीटी अचीव कर ही नहीं सकते। इसकी बड़ी सिंपल सी बात हो जाए ना, अगर हम लोग या कोई शख्स जंप कर ले किसी बिल्डिंग के 50th फ्लोर से, और जंप करने पर वो अज्यूम ये करे कि 20-25 फ्लोर के बाद तो आसानी हो जाएगी, उसके बाद तो बड़े आराम से कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, कोई चोट नहीं लगेगी, एंजॉय करते हुए जाएंगे नीचे। तो बेटा फिर ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एयर की रेजिस्टिव फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है वो आपके वेट के इक्वल तो नहीं हो सकती, आपका वेट तो ज्यादा है। अगर क्वाइन को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने पर फिर भी हम वीटी अचीव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि क्वाइन का वेट ज्यादा होगा, जिसके इक्वल ड्रैग फोर्स नहीं आ पा रही। उम्मीद है कि बड़ा ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं, हाँ अगर वेट कम होगा फिर इजीली अचीव हो सकता है। याद है आप एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते थे कि व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स सीम टू बी सस्पेंडेड इन एयर, याद है ना आपको। अब फॉग ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड क्यों दिखते हैं भला, क्योंकि फॉग ड्रॉपलेट्स का तो वेट ही बहुत कम होता है। वो जैसे ही थोड़ा सा मूव करते हैं तो ड्रैग फोर्स इक्वल टू वेट आ जाती है, तो फॉग ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड लग रहे होते हैं, हालांकि वो बड़ी कम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स का क्योंकि वेट कम होता है तो ड्रैग फोर्स जल्दी इक्वल आ जाती है,
जल्दी कैंसिल कर देती है और बॉडी वीटी से मूव कर सकता है। लेकिन हैवी वेट ऑब्जेक्ट्स के लिए इक्वल आना एक मुश्किल चीज है। जब तक इक्वल ड्रैग फोर्स वेट के नहीं होगी, हम वीटी भी अचीव नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ आ गई है बेटा? अब हम चलते हैं